हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है और समान समुच्चय क्या होता है। समान समुच्चय क्या होता है। अगर ये 4 टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया होंगे तो आपको प्रश्नावली 1.2 बहुत ही इजी लगेगी। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्रश्नावली 1.2 आपको बहुत ही इजी लगेगी। तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 1.2। अब पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। हमारा पहला दिया है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, और तीसरा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x जो है 5 से छोटा है और साथ ही साथ x 5 से बड़ा है। और लास्ट वाला चौथा है कह रहा y सच दैट y ऐसा है कि y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इन सभी में हमको बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है और कौन सा नहीं है। तो हमारा पहला देखते हैं, कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। कह रहा है ऐसी संख्या जो विषम हो और वो 2 से कट जाए, तो ऐसी संख्याओं का समुच्चय हमें बताना है। ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है कि नहीं। कह रहा है क्या, 2 से भाज्य यानी 2 से भाग लगाएं और विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या 1, 3, 5, 7, 9। अब बताइए ये सब विषम प्राकृतिक संख्या, अगर इनमें अगर 2 से भाग लगाया जाए, विषम प्राकृतिक संख्याओं में 2 से भाग लगाया जाए तो पूर्णतः कट जाए। ऐसा संभव है? ऐसी कोई विषम प्राकृतिक संख्या मिलेगी आपको? तो आंसर है नहीं मिलेगी। ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगी। अगर ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या मिलेगी नहीं तो इस समुच्चय में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, कोई भी ऐसा अवयव आएगा ही नहीं। तो ये समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अगर ये रिक्त समुच्चय हो गया तो हम कहेंगे पहला वाला हमारा जो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। और रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। अगर उसमें कोई भी अवयव नहीं हो तो वो हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे की। दूसरा कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्या बोल रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य, सम अभाज्य, सम अभाज्य ऐसी संख्या जो सम हो और अभाज्य हो। ऐसी कौन सी संख्या है? ऐसी संख्या जो सम हो और अभाज्य हो। अब बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो सम है और अभाज्य है? तो ऐसी केवल एक संख्या है, वो है 2 है, जो दोनों परिभाषा को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मान लीजिए सम संख्या क्या है? सम संख्या की परिभाषा क्या है? सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। अभाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो ये दोनों परिभाषा को सेटिस्फाई करती है। अगर ये दोनों परिभाषा को सेटिस्फाई करते हैं तो इसमें केवल एक ही अवयव आएगा। और ऐसी कोई संख्या बताइए जो सम हो और अभाज्य हो। अभी आप कहेंगे 1 ले लीजिए, एक सम थोड़ी ना है भाई। 3 ले लीजिए, 3 सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। 5 ले लीजिए, ये भी विषम संख्या है। 4 ले लेंगे, 4 सम संख्या है लेकिन यह अभाज्य नहीं है। तो हमारे पास केवल एक ही संख्या मिलेगी 2, जिसमें जो दोनों परिभाषा को सेटिस्फाई करेगी, यानी सम संख्या होगी और अभाज्य संख्या होगी। तो इस समुच्चय में बोल रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय में केवल एक अवयव आएगा। अगर किसी समुच्चय में एक अवयव आ गया तो वो समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय हमारा कहता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, अवयवों की संख्या क्या हो? शून्य हो, तो वो हमारा रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? हमारा रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक अवयव आ रहा है। क्या? 2 आ रहा है। अगर 2 आ गया तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरी की। तीसरा क्या है?
कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। हमारा तीसरा वाला कह रहा है एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स हमारा क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स हमारा 5 से छोटा है। अब एक्स कह रहा है प्राकृतिक संख्या है और 5 से छोटा है। 5 से छोटा क्या हो सकता है भाई, 4, 3, 2, 1, यही हो सकता है। प्राकृतिक संख्या 0 से नहीं स्टार्ट होती, वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है तो 1, 2, 3, 4 हो गया। अब कह रहा है साथ ही साथ एक्स हमारा क्या है, 7 से बड़ा भी है। अब बताइए 7 से बड़ा, यहाँ पे बोल रहा है एक्स हमारा 5 से छोटा है और यहाँ पे बोल रहा है एक्स हमारा 7 से बड़ा है। 7 से बड़ा मतलब 8, 9, 10 ऐसे। अब बताइए कोई ऐसी संख्या हो सकती है आपके पास जो 5 से छोटी हो और वो 7 से बड़ी हो? ऐसी कोई संख्या पॉसिबल है? ऐसी कोई संख्या ऐसी एग्जिस्ट करेगी आपके वातावरण में? बताइए आप लोग। कह रहा है एक्स हमारा 5 से छोटा है, 5 से छोटा हमारे भाई 1, 2, 3, 4। फिर कह रहा है यही संख्या हमारी 7 से बड़ी भी होनी चाहिए। अब क्या ये 7 से बड़ी है? 7 से बड़ी है ये संख्या? क्या ये संख्या 7 से बड़ी है? नहीं। तो यहाँ से तो हमारा ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ये हमारा नहीं होगा। अब वैसे यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है एक्स हमारा 7 से बड़ा है। अगर 7 से बड़ा 8 ले लिए, फिर कह रहा है ये 5 से छोटा है। क्या ये सभी संख्याएं 5 से छोटी हैं? हमारा बोला साथ ही साथ एक्स हमारा 5 से छोटा हो, एक्स हमारा क्या हो, 5 से छोटा हो और साथ ही साथ एक्स हमारा 7 से बड़ा भी हो। तो ऐसा कोई संख्या मिलेगा ही नहीं जो हमारा 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय, क्योंकि ऐसी कोई संख्या मिले ही नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। अब आते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर क्या रहा है कि y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु है। कह रहा y सच दैट y ऐसा है कि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं, मतलब एक रेखा ऐसी मान लीजिए का एक उभयनिष्ठ बिंदु है। दो समांतर रेखाएं, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या हो, समान हो। यहाँ पे दूरी समान हो, यहाँ पे हर बिंदु पे दूरी क्या हो, समान हो, हर जगह दूरी समान हो। अब बताइए, कह रहा है दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु ऐसा होता है जहां दो रेखाएं आपस में से कट जाएं, वो हमारा उभयनिष्ठ बिंदु हो जाए। अब ये दोनों रेखाएं आपस में कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। तो अगर एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं तो ये हमारा रिक्त समुच्चय हो जाए, क्योंकि ऐसा उभयनिष्ठ बिंदु हमें मिलेगा ही नहीं। अगर दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, उनके बीच की दूरी आपस में हर जगह कहाँ होती है, समान होती है। उनके बीच की दूरी आपस में हर जगह समान होती है। अगर वो हर जगह दूरी आपस में समान होती है तो वो कहीं आप एक दूसरे को कट करेंगे ही नहीं। अगर एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो उनका उभयनिष्ठ बिंदु आएगा ही नहीं, ये वाला उभयनिष्ठ बिंदु आएगा ही नहीं। तो इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा ही नहीं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे दो समांतर रेखाएं हैं ना। अब ये एक दूसरे को कभी काटेंगे ही नहीं। अगर नहीं काटेंगे तो उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा ही नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो इसमें कोई अवयव आएगा ही नहीं। अवयव नहीं आएगा तो ये हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और रिक्त समुच्चय हमारा कहता भी है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। अगर उसमें कोई अवयव नहीं है तो यह हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिमित और अपरिमित समुच्चय बताइए। निम्नलिखित में से कौन कौन से अपरिमित है, कौन कौन से परिमित है, ये हमको बताना है। हमारा पहला क्या है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष में कितने महीने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12। तो 12 महीने होते हैं। तो वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय जो होता है वो परिमित होता है कि अपरिमित होता है। परिमित किसे कहते हैं, जिसमें ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। तो यहाँ पे वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये अवयवों के मतलब यहाँ पे देखिए वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के कितने महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, ऐसे दिसंबर। तो ये कितने अवयव हो जाएंगे, ये अवयव हो जाएंगे 12।
अब यहाँ पे अवयवों की संख्या क्या हो गई, निश्चित हो गई। यहाँ पे अवयवों की संख्या क्या हो गई, निश्चित हो गई। तो कितनी हो गई, 12। तो ये फिक्स है कि वर्ष में 12 ही महीने होते हैं। तो अगर ये फिक्स हो गया, ये सीमित हो गया, तो हम कहेंगे ये हमारा परिमित समुच्चय है। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरा देख लीजिए। दूसरा क्या बोल रहा है कि x 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा प्राकृतिक संख्या है। अगर इनको हम गिनते चले जाएंगे तो हम गिनते चले जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन गिनती खत्म नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो वो हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित है। अब वैसे बोल रहा है तीसरा कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े कितने धन पूर्णांक होंगे हमारे पास, मान लीजिए 100 है, 100 से बड़े बोला है तो 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 105, 110, 111, 120, ऐसे बढ़ता चले जाएगा। तो ऐसे बढ़ता चला जाए, कितना जाएगा ये हमको पता ही नहीं, ना ही आपको पता है। तो ये अवयवों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी। और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो उसे हम बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। तो ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब वैसे बोला है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, 99 से छोटे कितने अभाज्य पूर्णांक होंगे, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, 99 98 कट जाएगा, 97, 97 हो गया, फिर 93 हो जाएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा 89 हो जाएगा, 89 कट जाएगा। 93 के बाद ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या होगी जो पूर्णांक है और वो अभाज्य है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, 93 के बाद हो जाएगा 91 कट जाएगा हमारा, 90 कट जाएगा, 89 कट जाएगा, फिर होगा 87, देख लेते हैं 87। तो ऐसे आएगा कहाँ तक, 1 तक, क्योंकि बोला है अभाज्य। तो 97 हो गया, 93 हो गया, 87 हो गया, तो ये सभी अभाज्य संख्याएं कहाँ पे आके समाप्त हो जाएंगी, 1 पर, क्योंकि 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देखिए अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, क्योंकि हमारा 97 से और 1 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं हैं, सभी धन पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं 97 से और 1 के बीच की। तो ये फिक्स है कि इसमें अभी आप काउंटिंग करेंगे तो 30, 40 या 50, 60 होंगे जो होंगे, तो वो फिक्स हो जाएगा, वो परिमित है, क्योंकि यहाँ पे अवयवों की संख्या सीमित हो जाएगी। अगर अवयवों की संख्या सीमित हो जाएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे जितने भी अभाज्य पूर्णांक होंगे वो 1 पे जाके समाप्त हो जाएंगे। अगर आप काउंटिंग करेंगे या लिखते चले जाएंगे 99 से कम, तो ये हो जाएगा 97, इसके बाद 93, फिर 87, ऐसे करते चले जाएंगे तो आएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ से लिखते हैं 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे अभाज्य पूर्णांक आएंगे कहाँ तक, 87 तक। तो इनके बीच का अगर हम लिखेंगे तो कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएंगे, आप लिख लीजिएगा नोट्स में, तो वो फिक्स होगा। यहाँ पे अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, फिक्स होगी। तो अगर फिक्स हो गई तो ये हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ये हमारे पास समुच्चय दिया गया है। पहला है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, मतलब ऐसी रेखाएं जो एक्स अक्ष के समांतर हो।
और दूसरा बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, और तीसरा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। चौथा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, और लास्ट वाला है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो इनमें हमें बताना है कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित समुच्चय है। यहाँ से पहला देख लीजिए, कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब ये हमारा हो गया चतुर्थांश, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है, इसके समांतर कितनी रेखा खींची जा सकती है? पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, चौथी रेखा, पांचवी रेखा, जो कि इसके समांतर है। ऐसे नीचे भी खींच सकते हैं, खींचते चले जाएंगे तो बूढ़े हो जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होगी। तो ये हमारा अनंत हो जाएगा, मतलब एक्स अक्ष के समांतर जितनी भी रेखाएं खींचेंगे वो अनंत खींच सकते हैं, मतलब अपरिभाषित है। ये सुनिश्चित नहीं है कि कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, यहाँ से जितनी चाहे उतनी खींच सकते हैं। तो यहाँ से ये सुनिश्चित नहीं है कि हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। अगर सुनिश्चित नहीं है तो ये हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा? ये एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय जो आएगा वो किस कैटेगरी में आएगा? वो अपरिमित समुच्चय की कैटेगरी में आएगा, अपरिमित समुच्चय। क्योंकि यहाँ पे अनंत एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर ऐसा हो गया तो हम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कितनी रेखाएं खींचे, बहुत सारी रेखा खींच पाएंगे। अगर बहुत सारी रेखा खींच देंगे तो वो हमारा अपरिमित समुच्चय की कैटेगरी में आ जाएगा। ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब वैसे बोल रहा है दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये कितने अक्षर बताए हमने अभी? टोटल 26। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का जो समुच्चय होता है उसमें कितने अवयव होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का जो समुच्चय होता है उसमें होते हैं अवयव 26। तो आप चाहें तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। अब यहाँ पे हम जो समुच्चय के अवयव हों, ये सभी समुच्चय के जो अवयव हैं इनको हम गिन सकते हैं। अगर गिन के देखेंगे तो इनमें 26 अवयव हैं। अगर 26 अवयव आ गए तो ये सुनिश्चित है कि इसमें 26 अवयव ही रहेंगे। अगर ये सुनिश्चित हो गया कि इसमें 26 अवयव हैं तो ये हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा परिमित समुच्चय, क्योंकि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सुनिश्चित हो या सीमित हो, या आप कह लीजिए सीमित हो या सुनिश्चित हो, तो वो हमारा आ जाएगा परिमित समुच्चय की कैटेगरी में। ऐसे तीसरा देख लीजिए, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। ऐसी संख्याएं जो 5 की गुणज है, तो ऐसी कितनी संख्याएं मिलेंगी हमको जो 5 की गुणज है? तो यहाँ पे देख लेते हैं 5 का गुणज। तो 5 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। फिर 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। ऐसे गुणा करते चले जाएंगे, फिर यहाँ पे भी गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे भी गुणा करेंगे। व्हाइट बोर्ड भर जाएगा, लेकिन गुणा करते करते हम थक जाएंगे तो खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 ऐसे कितनी संख्या मिलेंगी? पता नहीं कितनी संख्या मिलेंगी। अगर ये सुनिश्चित नहीं है कितनी संख्या मिल जाएंगी या 5 का गुणज कितना होगा, यहाँ पे 5 का गुणज कितना होगा, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का गुणज 1, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 5 छक्के 30। ऐसे करते जाएंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ते जाइए तो ये कभी खत्म नहीं होगा। अगर ये खत्म नहीं होगा तो ये
अनिश्चित हो जाएगा। अगर ये अनिश्चित हो गया तो ये अपरिमित हो जाएगा। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा? ये हमारा आएगा अपरिमित समुच्चय की कैटेगरी में आएगा। तो ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय की कैटेगरी में आ जाएगा। अब ऐसे देख लीजिए, चौथा कह रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं भाई? पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं उनका समुच्चय, उनमें कितने जानवर आ जाएंगे? यहाँ पे पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो कितने जानवर रहते हैं आप बताइए? अनंत जानवर रहते हैं, हम गिन नहीं पाएंगे, इतने जानवर रहते हैं। छोटे छोटे मच्छर से लेकर बड़े बड़े हाथी तक ये सभी जानवर तो हैं। तो कितने जानवर आ जाएंगे? अनंत जानवर आ जाएंगे। अगर अनंत आ गया तो क्या ये निश्चित कर पाएंगे कि हाँ भाई इतने ही जानवर है? तो ये अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि जानवर हम गिन कहाँ पाएंगे भाई? पृथ्वी पे इतने जानवर हैं, हम गिन ही नहीं पाएंगे। अगर गिन नहीं पाएंगे तो ये अनिश्चित हो जाएगा। अगर अनिश्चित हो गया तो हम कहेंगे ये हमारा अपरिमित हो गया। ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब कह रहा है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय मतलब ऐसा वृत्त जो मूल बिंदु से होकर जाता है, ये हमारा मूल बिंदु है। कह रहा है कि इससे होकर जाने वाला जो वृत्त होगा, कितने वृत्त होंगे? तो भाई एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, ये थोड़ा टेढ़ा बना है, आप इसको गोला से बना लीजिएगा बढ़िया से। फिर एक तो ये हो गया, फिर एक तो ये हो गया, ऐसे बनाते चले जाएंगे। कितने बनेगा? यहाँ पे कितना वृत्त बन जाएगा? कितना बनेगा? अनंत बनेगा। हम गिन ही नहीं पाएंगे, अनिश्चित है। यहाँ पे वृत्तों की संख्या अनिश्चित है। अगर अनिश्चित हो गया या असीमित हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। यहाँ पे वृत्तों की संख्या असीमित, इसके लिए यहाँ पे वृत्त का केंद्र होगा, यानी हाँ वृत्त का केंद्र, इसका वृत्त का केंद्र यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा। तो ये सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि हम कितने वृत्त खींच पाएंगे। अगर ये सुनिश्चित नहीं हो पाएगा तो ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा? ये हमारा अपरिमित समुच्चय की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4।